मित्रों, कई बार जो आपका आइडिया होता है वो आपके इनसाइट से आता है, लेकिन कई बार आप वो आइडिया डेवलप करते हैं एक मीनिंगफुल प्रॉब्लम के रूप में। और ऐसा ही आज इंडिया में हो रहा है, जहाँ पर फाउंडर्स अपना दिमाग लगा के अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें ही अपनी कंपनी से निकाल दिया जाता है। लेकिन इसकी हार्श रियलिटी क्या है और क्यों स्टार्टअप्स जो हैं वो तेजी से ग्रो करना चाहते हैं? सिंगापुर का हाई प्रोफाइल स्टार्टअप जिलिंगो, जिन्होंने हाल ही में अपने सीईओ अंकित बोस को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? भारत पे हाउसिंग.com, आखिर रियलिटी क्या है इसकी? ये हमें इस केस स्टडी से पता चलता है जो जिलिंगो ने किया, जो आगे आपकी भी बहुत मदद करेगा। और जिलिंगो के साथ ये पहली कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, पास्ट में भी उनके कई डिसीजंस ऐसे थे जो कंट्रोवर्सी को पैदा करते थे। तो आखिर जिलिंगो काम कैसे करती है? जिलिंगो एक फैशनेबल मार्केट प्लेस है जिसका नाम है जिलिंगो ट्रेड, जो की होलसेल डील्स प्रोवाइड करता था ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंदर अपने डिजिटल कैटलॉग्स द्वारा कम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर, और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स को वो बहुत ही सीमलेसली डिलीवर करता था अपने सामान को। और यहीं आके फंस जाते हैं अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। वो हर चीज जो है वो तेजी से करना चाहते हैं। जहाँ पर अंकित बोस सस्पेंडेड है और अपने ही को फाउंडर के ऊपर लीगल एक्शन ले रही हैं। इवन इसमें एक नाम और हाईलाइट होता है, सुकोवा कैपिटल का, जिसके पास 26% स्टेक है। वो भी अंकित बोस चाहती हैं कि वो बायबैक कर ले। जब जिलिंगो अपने पीक पे आ रहा था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने सप्लायर्स को रैपिडली बढ़ाया जाए और स्केल अप किया जाए अपने बिजनेस को। उन्होंने फिर सुकोवा कैपिटल का साथ लिया और उनकी ये रणनीति काम भी आई और बना गई उनको साउथ ईस्ट एशिया और सिंगापुर का एक बड़ा नाम। 3 साल बाद 2021 में वक्त ने एक बार फिर करवट बदला और इस बार टेक्टोनिकली और टैक्टिकली हिला के रख दिया जिलिंगो को, जहाँ पर अंकित बोस और सुकोवा कैपिटल के बीच में क्लैश देखने को मिला। सोर्सेज ये कहते हैं कि ये जो थी फाइट वो प्रोफेशनल नहीं थी, वो पर्सनल थी, जो कि डायरेक्शन ऑफ कंपनी पे उसकी नींव रखी गई थी कि कितना कैश बर्न हो रहा है, वो अपने पाथ से भटकते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। और सारी चीजें जो 2018 में एक पीक पॉइंट पे जाने लगी थी वो नीचे आती जा रही थी। उसी बीच ध्रुव कपूर, जो कि को फाउंडर है, वो भी बीच में आए और एलिगेशंस लगे कि कपूर और कुछ सीनियर एम्प्लॉइज के ऊपर हैरेसमेंट के। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अब बोस जो हैं वो लॉ सूट फाइल कर चुके हैं कपूर एज वेल एज सुकोवा स्टेक के ऊपर। लेकिन चीजें इतनी कैसे गड़बड़ा जाती हैं एक स्टार्टअप के लिए? इसका एग्जाम्पल इनकी 3 गलतियों से पता चलता है। पहला आता है कंपनी का पास्ट, जो पहले से ही एक हाउस ऑफ कार्ड था, एक रिडल बनी हुई थी इनके आइडिया के ऊपर, इनकी स्ट्रेटेजीज के ऊपर, इनके ऑपरेशनल विजन के ऊपर और इनकी सॉर्ट ऑफ प्लानिंग के ऊपर। यही कमी होती है टेक स्टार्टअप्स में, टेक प्लेटफॉर्म्स में। वो मिस करते हैं अपने इनिशियल ईयर्स और ओवर स्पेंड करने के चक्कर में और मार्केट करते जाते हैं। जहाँ पर जिलिंगो ने B2C फैशन के नाम पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्न किए और को फाउंडर क्लैशेस के बीच में हैरेसमेंट का जो केस डल गया वो कंपनी को स्टेबल नहीं बना रहा था। आज भी लोगों को पता नहीं चलता है कि फ्रॉड क्या था, कि कैसे जो इन्वेस्टर्स बोर्ड है, जहाँ पर सुकोवा है, टीमासेक है, बोर्डा है और ऐसी ही बड़ी बड़ी VCs हैं, इस मेजर मिस्ट्री में फंस गई। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अब जिलिंगो ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी। दूसरा, उन्होंने गलती करी टैक्स टैग को मिस जज करके। ये कंपनी की जब शुरुआत हुई थी तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि B2B कॉमर्स के अंदर वो फैशन इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे और रिवैम्प करेंगे, लेकिन वो जंप कर गए B2C कैटेगरी के ऊपर और अपने ही ई कॉमर्स ऑपरेशन को वो चलाने लग गए। हालांकि कंपनी बैलेंस करती थी इन दोनों चीजों को 2016 से 2019 तक, लेकिन इस एक गलती की वजह से उनका कैश फ्लो जो है वो बहुत तेजी से बर्न हो रहा था और जो B2B सेक्टर था उस प्लेटफॉर्म को डेवलप करा जाए। और एक और मजे की बात ये सामने आई कि जो इंडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में जो ऑपरेशंस होते हैं वो स्प्रेडशीट के ऊपर करे जाते थे, ना कि किसी SaaS प्लेटफॉर्म पे जाके, जो मल्टीपल फॉर्मर एम्प्लॉयज बताते हैं जिलिंगो के। तो यहाँ पर जो ऑपरेशंस थे वो कम्प्लीटली मेस हो चुके थे क्योंकि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल वो नहीं कर रहे थे। और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये भी बताया गया कि एम्प्लॉयज ने बोला कि 35 से 40 करोड़ के जो डील्स हो रही हैं ये तो सिर्फ सेल्स एग्जीक्यूटिव ही पार कर जाएंगे। और 2017 और 19 में सेल्स एग्जीक्यूटिव ने ऑफर किया डिस्काउंट वेंडर्स को कि ताकि वो रिकॉर्ड कर सके अपने ट्रांजेक्शन जिलिंगो प्लेटफॉर्म के ऊपर एक SaaS प्लेटफॉर्म के कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन द्वारा। और जो डिस्काउंट रेंज करता था वो 2% से लेकर 5% तक करता था। लेकिन ये सब मैनेज हो ही रहा था, उसमें तीसरी प्रॉब्लम आ गई। जो वैल्यूएशन उठा रहा था, जो वैल्यूएशन बिल्ड कर रहा था जिलिंगो, वो फेक GMV पे कर रहा था। GMV यानी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। डिस्काउंट का होना एक ई कॉमर्स के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर कोई करता है। जिलिंगो ये इकलौती कंपनी नहीं है, लेकिन वो डिस्काउंट्स को एज ए नेट रेवेन्यू को अकाउंट कर रहे थे। यानी इनका पूरा फोकस जो था वो GMV की ग्रोथ पे था, जिसे हम कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड अप्रोच। ये बहुत पुराने जमाने में भी किया जाता था, जहाँ पर सिर्फ फोकस सेल्स के ऊपर रहता है। अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, और इस चैनल को अब तक पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और सोर्सेज ये बताते हैं कि मेंबर्स थे जो सेल्स टीम के, उनको
बोला जाता था कि वो ईमेल सेंड करे फेक मेल आईडी से जिलिंगो के ऑडिटर जो सिंगापुर में कंटेन करते हैं डॉक्यूमेंट, ताकि वो कंफर्म कर सकें कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो ओन करता है एक वेंडर। ये कुछ ग्राफ्स हैं जो जिलिंगो के रेवेन्यू और लॉसेस को दर्शाते हैं और आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। लेकिन इतनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के खर्च और इतना मिसमैच आखिर हुआ कैसे? क्योंकि वो एक्सपेंड करना बंद ही नहीं कर रहे थे। उनका एक मोटो था सेल्स और एक्सपेंशन। एक सोर्स ये भी बताता है कि कंपनी ने 14 मिलियन डॉलर्स का लोन लिया, बुक किया सप्लायर्स के साथ जो इंडिया और इंडोनेशिया में है, जबकि उनके पास कोई रिस्क असेसमेंट नहीं था और ये जो पूरा एंटायर अमाउंट था वो बैड डेट्स में चला गया। और इसी बीच एक और गलती आई सामने। जिलिंगो ने एक्वायर किया एक श्रीलंकन बेस्ड स्टार्टअप को जिसका नाम था एनसिंगा। दिसंबर 2019 में इन्होंने 15 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई थी, या बोल सकते हैं इन कैश या स्टॉक डील के तहत, जैसा सोर्सेज कहते हैं। और उनकी वैल्यूएशन 5 से 7 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी, जो कि जिलिंगो का मैनेजमेंट मानता था ये बढ़िया है। और जिलिंगो ने 2 गुना और ले लिए 7 महीनों के अंदर अंदर, जब बोस ने डेस्परेशन शो किया कंपनी को। तो इस वक्त कहाँ है जिलिंगो? इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो है वो करंटली सॉल्व आउट कर रही है इस बैटल को लीगली, और मैटर जो है वो पेंडिंग पड़ा है। क्या लगता है आपको, क्या ये सही था कि गलत था? कैसे मैनेज करना चाहिए था? और वो गलतियां क्या थी जो एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप में लोग करते हैं और जिलिंगो ने भी किया? पहला, एक अच्छा को फाउंडर। दूसरा, टेक्निकल नॉलेज ना होना। तीसरा, इन्वेस्टर से बहुत ज्यादा फंडिंग लेना, जो कि हर एंटरप्रेन्योर का सपना होता है कि जल्दी से ग्रोथ की जाए, लेकिन ज्यादा इन्वेस्टर के चक्कर में पड़ोगे तो स्टेक्स कहाँ जाएंगे आपके। और रिसेंटली भारत पे के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने अनाउंस किया कि वो अपनी एक अलग वेंचर खोलेंगे विदाउट इन्वेस्टर्स। तो क्या लगता है आपको कि एक नो इन्वेस्टर एज में हम जा रहे हैं या एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप के ऊपर जा रहे हैं? हाल ही में मैंने यही सवाल कम्युनिटी बॉक्स में पूछा था और देख लो उसका जवाब। तो इससे सीख यही मिलती है कि यार धीरे धीरे चलो, आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है। फ्लिपकार्ट को यूनिकॉर्न बनने में 10 से ज्यादा साल लगे थे और पेटीएम भी उसी लिस्ट में है। बस आज के जमाने की दौड़ में हम कुछ ज्यादा ही तेजी से सोचना चाहते हैं कि वो तो 1 साल में यूनिकॉर्न बन गया, ये देखो 1 साल में 250 यूनिकॉर्न की बात हो रही है। और जीरोधा इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जिन्होंने स्टार्ट स्लो किया लेकिन अब ग्रोथ का मजा ले रहे हैं और पूरी तरह बूटस्ट्रैप है। लेकिन लेफ्ट वाली वीडियो में एक और केस स्टडी मिलेगी स्ट्राइप के ऊपर कि ये स्ट्राइप आखिर काम कैसे करता है। और राइट वाली वीडियो में अगर आप एक आइडिया सोच रहे हैं तो वो मैंने दिया हुआ है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।